मम्मी, मैंने नहीं करनी शादी राहुल से। उसके पास है ही क्या 5 कमरों का छोटा सा मकान और खानदान के नाम पर पूरी फौज। मैंने मुंह बनाकर अपने आने वाले रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। तो मम्मी ने हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखा। क्या बकवास कर रही हो लड़की? जब मेरी तुम्हारे बाप से शादी हुई थी तो उनका किराए का मकान था, और आज देख लो अपना इतना बड़ा घर है। मेहनत से बनते हैं आशियाने, तुम भी बना लेना अपना बड़ा सा घर। भगवान के पास किस चीज की कमी है, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। मम्मी ने मुझे प्यार से समझाया, मगर मुझे मम्मी की ये नसीहत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे मम्मी, मुझे नहीं दी जाती इतनी कुर्बानियाँ जैसे आपने दी। मुझे तो अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, मैं अपनी ज़िंदगी यूँ ख़राब नहीं कर सकती। मेरा जवाब अब भी वही था। मम्मी ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और खामोशी से उठकर किचन की तरफ चल दी। मैं समझी कि मम्मी हार मान गई हैं। अंदर ही अंदर मैं खुश हो गई थी कि मेरी बात मान ली गई है, मगर ये खुशी ज़्यादा देर न टिक सकी। शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें मेरे इनकार की बात बता दी। बेटा, खुशियों का संबंध चीज़ों से नहीं, दिल से होता है। अगर मन साफ हो और हर बुरी चीज़ से दूर हो तो भगवान हमारी मदद करते हैं, हमारी राहें आसान कर देते हैं। पापा और मम्मी दोनों की सोच हमेशा एक जैसी थी। पापा, ये सब किताबी बातें हैं, असल ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं वही फैसला करूँगी जो मेरे लिए बेहतर होगा। मैं अपनी ज़िंदगी इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर सकती। मैं पापा के सामने भी डट गई थी। फैसला तुम्हारा है बेटा, लेकिन याद रखना, ज़िंदगी की असल खूबसूरती कुर्बानी, मोहब्बत और सहन शक्ति में है, ना कि ऐशो आराम में। बस भी कर दें पापा, मुझे समझ नहीं आती आपकी ये फ़लसफ़ी भरी बातें। मम्मी, फैसला हो गया है, आप उन लोगों को साफ साफ मना कर दे, मैंने झुंझलाकर कहा और उठकर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं जानती थी मेरी मर्जी के बगैर मम्मी और पापा कोई फैसला ना लेंगे। मेरा नाम सौम्या है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और 2 भाइयों की बहन थी। मैं घर में सबसे छोटी थी तो नखरा तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा था। जब मैं छोटी थी तब हमारे घर के हालात इतने अच्छे न थे। सिर्फ पापा कमाने वाले थे और हम कई लोग खाने वाले। दादा और दादी का खर्चा भी पापा के ही जिम्मे था, क्योंकि पापा भी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। मम्मी पापा ने एक एक पैसा जोड़कर मेरी बुआ की शादी की और फिर दादा और दादी के मरने के बाद पुराने ज़माने के बने हुए मकान को तोड़कर एक एक रुपया जोड़कर घर की नए सिरे से मरम्मत कराई। भाई जैसे जैसे बड़े होते गए घर की हालात भी बेहतर होते गए। भाई पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए तो हालात में काफ़ी सुधार आ गया था। मेरी जिद इतनी पापा पूरी नहीं करते थे जितनी भाइयों ने की। मैं जो बात मुंह से निकालती वो फ़ौरन पूरी हो जाती थी। मम्मी मुझे रोक टोक करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती अभी तो ऐशो आराम के दिन है और मम्मी की नसीहतें ख़त्म न होती। मगर ये भी था कि भाई मम्मी को प्यार से समझा देते कि कोई बात नहीं मम्मी, अपने घर चली जाएगी तो हमें इसकी यही जिद और यही बातें याद आएंगी। वो प्यार से मुझे देखकर कहते और मैं उदास हो जाती। मैंने तो शुरू से ही सोच रखा था मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूँगी। मैं गरीबी में गुजारा कर ही नहीं सकती थी। मुझे तो ऐशो आराम भरी ज़िंदगी चाहिए थी, जैसी मैंने अपने भाइयों के साथ गुजारी थी। और फिर मेरे बड़े भाई की शादी का जिक्र घर में छिड़ा तो मम्मी ने अपनी सहेली की बेटी का नाम सामने रख दिया। मेघा तुम्हें कैसी लगती है? एक शाम मम्मी ने मेरे बड़े भाई के रिश्ते की बात की तो मैंने हैरानी से मम्मी को देखा। ये मेघा का ख्याल मम्मी के दिल में कैसे आ गया? मैंने एक नज़र भाई पर डाली। उनके मुस्कुराते दमकते चेहरे से मुझे सारी बात समझ आ गई थी। यानी वो मेघा अपनी अदाओं के तीर भाई पर चला चुकी थी। मेघा शक्ल सूरत की तो ठीक थी, मगर उनके घर के हालात इस कदर अच्छे न थे। 5 बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी। मुझे वो इतनी कोई ख़ास पसंद तो न थी, मगर चलनी तो भाई की थी। जब वो अपनी पसंद मम्मी को बता चुके थे तो मैं मना करने वाली कौन होती थी? वैसे भी मैं भाई का दिल अपनी तरफ से मैला नहीं करना चाहती थी, सो भाई की खुशी में खुश हो गई। आंटी तो जैसे तैयार ही बैठी थी, उन्होंने झट हाँ कर दी और यूँ भाई की मंगनी के साथ साथ उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं बड़े जोशो खरोश से शादी की तैयारियों में बिजी थी। दूल्हा की इकलौती बहन को लाजवाब लगना चाहिए था, यही सोचकर मैं अपनी तैयारी में दिन रात एक कर रखे थे। और तभी मम्मी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मेरा दिल जल कर रह गया था। जब मम्मी ने बताया कि तुम्हारी बुआ ने अपने देवर के बेटे का रिश्ता दिया है तुम्हारे लिए। मम्मी ने मुझे खुशी खुशी बताया, जबकि मेरा दिल तो बुझ कर रह गया था। रिश्ता भी आया तो कहाँ से? भला बुआ के ससुराल से, जहाँ पूरी फौज भरी हुई थी। न जाने कितने देवर जेठ सब मिलकर रहते थे। मम्मी मना कर दे, मुझे नहीं करनी शादी। मैंने तो सुनते ही कह दिया तो मम्मी हैरान हुई थी। क्यों भला? तुम्हें क्यों नहीं करनी शादी? तुम्हारे पापा तो सोच रहे हैं
कि विशाल के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करके तुम्हें भी विदा कर दें। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल जलकर खाक हुआ था। न जाने उन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। मम्मी ने मुझ पर जोर दिया तो मैंने मम्मी को साफ बात कर दी कि मम्मी को मेरी दलीलें समझ न आई थीं। अच्छे भले शरीफ लोग हैं, लड़के की शराफत देखी जाती है। तुम्हारी बुआ वहाँ बहुत खुश है, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तभी तो तुम्हें ब्याह कर ले जाना चाहती हैं। मम्मी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, मगर मेरी समझ में बात कहाँ आनी थी। मम्मी, मैं बुआ की तरह नहीं हूँ कि वो खुश हैं तो मैं भी खुश रहूँगी। मेरे लिए खुशियों के पैमाने अलग हैं। मम्मी मेरी बात सुनकर हैरान थी। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम आखिर तुम्हें हो क्या गया है। खुशियाँ तो सम्मान, मोहब्बत और जीवन साथी के साथ देने में होती हैं, रुपये पैसे में नहीं। लेकिन मम्मी को क्या मालूम आजकल रुपये पैसे की क्या अहमियत है। मम्मी तो वही पुराने ज़माने के दौर में जी रही थी। मैंने सर झटक कर मम्मी की बातों को दिमाग से निकाला और आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी न हिलता तो फिर इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता था। मम्मी ने बुआ को साफ मना कर दिया कि सौम्या राजी नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और मैंने भी सुख का सांस लिया था। विशाल भाई की शादी की तैयारी में लगकर मुझे कुछ भी याद न रहा और हम पहली भाभी यानी मेघा को ब्याह कर घर ले आए। हम सभी मेघा के नाजो नखरे उठा रहे थे, मगर भाई को देखकर मैं तो हैरान थी। वो तो उसके आगे पीछे ही बिछा जा रहा था। भाई के हालात देखते मैं समझ गई कि वो जल्दी ही अपनी बीवी के इशारों पर नाचने वाला है, और ऐसा ही हुआ। मेघा के नखरे उठाते उठाते भाई का अंदाज कुछ ऐसा बदला कि मैं तो हैरान रह जाती। मेघा खुद भी अपने नाम की पूरी थी। उसके नखरे शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। हालांकि उसके मायके में 2 वक्त के खाने के लाले पड़े थे, लेकिन यहाँ आकर उसकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। रोज़ बाहर के खाने मंगवाना, भारी शॉपिंग करना, हर वक्त कुछ न कुछ मंगवाते रहना उसका तो रूटीन बन चुका था। ये वही भाई था जो कभी बाहर के खाने को हाथ भी नहीं लगाता था और मम्मी के हाथ के बने खाने बड़े ही शौक से खाता था। खैर, मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरे लिए तो ये खुशी की बात थी। भाई जब भी मेघा के लिए कुछ लाता, मेरे लिए भी ज़रूर लाता था। हालांकि मम्मी और पापा को बाहर के खाने पसंद नहीं थे, इसलिए हम बहन भाई ही मज़े से खाते थे। मैं मेघा भाभी और भाई की इस बदली हुई ज़िंदगी को देखकर हैरान तो थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि मुझे तो हर रोज़ नए नए मज़े के खाने और तोहफे मिल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन पापा की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें ऑफिस से सीधा अस्पताल ले जाया गया। पापा की तबीयत ख़राब होने की खबर सुनकर पूरे घर में बेचैनी फैल गई थी। मैं सोच रही थी ये सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पापा ठीक हो जाएंगे जैसे पहले कभी हो जाया करते थे, और पापा जल्दी ही ठीक होकर वापस भी आ जाते थे। लेकिन जब अस्पताल से पापा की डेथ बॉडी घर पहुंची तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पापा हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। पापा की मौत के बाद यकीन ही नहीं आता था कि पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैं हर वक्त उदास रहने लगी थी। हमारी ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। घर में पहले जैसी रौनकें और खुशियाँ नहीं रही थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे घर को किसी की नज़र लग गई हो। हर तरफ एक सन्नाटा, खामोशी छाई रहती जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़िंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने लगी थी। मैं हर वक्त पापा को याद करती, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था, बल्कि हमेशा प्यार से समझाया, मेरी गलतियाँ बड़े ही प्यार से बर्दाश्त की थीं। पापा के गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारियां भाई के कंधों पर आ गई थीं। हालांकि पापा के होते हुए भी वो कुछ न कुछ घर के खर्चों में हिस्सा डाल रहे थे, लेकिन अब तो पूरा बोझ ही उन पर आ गया था। बुआ ने एक बार फिर मम्मी से जिक्र किया कि उनके देवर का बेटा राहुल अब भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। आप इस बारे में एक बार गौर जरूर करें। पापा की मौत के बाद मम्मी उदास और दुखी रहने लगी थीं। वो चाहती थीं अब जल्द से जल्द मेरे फ़र्ज से आज़ाद हो जाएं। मम्मी इस टॉपिक पर दोबारा मुझसे बात करने लगी कि राहुल की अच्छी नौकरी लग गई है, पढ़ा लिखा भी है, आगे भी तरक्की के कई चांस थे। तुम्हारे पापा भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। सौम्या, शरीफ लोग किस्मत वालों को मिलते हैं, तुम एक बार फिर सोच लो। मम्मी ने अभी फैसले का हक मुझे ही दिया था। पापा की मौत के बाद मेरे मिजाज में थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका था। मैंने मम्मी को और परेशान न करने का फैसला किया और ये मामला उन्हीं पर छोड़ दिया। वैसे भी दोनों भाई इस रिश्ते के हक में थे। न जाने उन लोगों ने ऐसा क्या असर डाल रखा था कि पूरा ख़ानदान उनकी तरफ था और मैं दूसरी तरफ अकेली। जब सब राजी थे तो मैं कब तक इनकार करती। आखिरकार मैंने फैसला मम्मी पर छोड़ दिया और ख़ुद सुकून से हो गई कि अगर मम्मी और भाइयों ने इस रिश्ते को ठीक समझा है तो वो यकीनन अच्छा ही होगा। वैसे मैंने राहुल को देखा था, अच्छा खासा हैंडसम खूबसूरत नौजवान था, हमेशा नज़रें नीची रखता। मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई थी।
मुझे देखकर फौरन नजरें झुका लेता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक होती कि मैं अंदर से परेशान हो जाती। शायद वो मुझे पसंद करता था और इसीलिए अपना रिश्ता उसने अपनी चाची यानी मेरी बुआ के हाथों भेजा था और इस तरह मेरा रिश्ता राहुल के साथ तय हो गया। मम्मी ने मेरे भाई की मंगनी भी तय कर दी। मम्मी को न जाने किस बात की जल्दी थी कि वो जल्द से जल्द हम बहन भाइयों के फर्ज से आज़ाद होना चाहती थी। मेरे भाइयों ने मेरी शादी की तैयारियों में कोई कमी न छोड़ी थी। हर चीज़ मेरी पसंद और मर्जी के अनुसार ली गई थी, लेकिन मेरा दिल किसी हद तक परेशान रहता था। मैं सोचती थी न जाने शादी के बाद मेरे हालात कैसे होंगे और मेरी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी। लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा और दोबारा शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। मेरे दिल में ख्वाहिश थी मेरा पति भी वैसा ही हो जैसे मेरे भाई मेरी भाभी के नाज नखरे उठाते हैं। मैं चाहती थी मेरा पति मेरे लाड उठाए, मेरी मर्जी के अनुसार सब कुछ करे और जब भी मेरा दिल चाहे मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाए, ढेर सारी शॉपिंग करवाए, जो चीज़ मेरे दिल को भाए वो फ़ौरन मेरे लिए ख़रीद कर लाए। इसके अलावा मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में मुश्किल हालात भी आ सकते हैं और मैं उनका सामना कैसे करूँगी। मेरे लिए तो सब कुछ आसान रहने की उम्मीद थी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ख्वाहिशों को पहल देती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी था। शायद सब कुछ मेरे सपनों के अनुसार ना हो। शादी की तैयारी के बीच वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला, लेकिन दिल के अंदर वही अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ तो होने वाला है जो शायद मेरे काबू से बाहर हो। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं दिल में हजारों सपने और डर और उम्मीद लिए अपने नए सफ़र पर रवाना हो गई। मेरा पति राहुल मुझसे बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आया। उसके घर के सारे लोग ही बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन मैंने खुद से वादा कर रखा था मैं किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूँगी और इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने पति से ही बात करती, बाकी लोगों से बस लिए दिए अंदाज में बात करती थी। राहुल की तनख्वाह अच्छी थी और वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को खुशी खुशी पूरा करता था और मेरे दिल में जो डर थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। जब भी मेरा शॉपिंग का दिल करता तो मुझे फ़ौरन ले जाता और मैं अपनी पसंद की चीज़ें खरीदती। राहुल के भाइयों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह राहुल की ही थी, इसलिए हमारे हालात बाकी सबसे अच्छे थे। राहुल के 3 भाई और 2 शादीशुदा बहनें थीं। घर में सभी भाई मिलजुल कर रहते और उनकी भाभियां यानी मेरी जेठानियां घर के काम मिलजुल कर निपटा लेती थीं। इसके अलावा राहुल की माँ और राहुल की चाची यानी मेरी बुआ भी, ये भी सब जॉइंट फैमिली का ही हिस्सा थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी और फिर उस घर में मेरी बुआ भी थी, तो मेरे ऊपर कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी। मेरी बाकी जेठानियाँ, मेरी बुआ और मेरी सास मिलकर सब घर के काम निपटा लेते और मैं घर के बस छोटे मोटे कामों में ही हिस्सा लेती थी। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा आज़ादी की ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी राहुल मेरे लिए एक अलग घर बनाए। मैं बार बार उससे इस बारे में बात करने लगी तो वो हैरान हुआ कि शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुमने अभी से ये बातें करना शुरू कर दी। राहुल का कहना था कि वक्त के साथ साथ सब अलग हो जाएंगे, लेकिन मेरी जिद थी मुझे जल्द से जल्द अपना घर चाहिए। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई बाहर लॉन्ज में मौजूद होता था, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था, तन्हाई चाहिए थी जो मुझे नहीं मिलती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूं, अपने कमरे तक सीमित होकर रहना नहीं चाहती थी। मैं पूरे घर को अपनी मर्जी से चलाना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक कमरा मिला था और बाकी घर में मैं ऐसे रहती जैसे मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। धीरे धीरे मैंने राहुल पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो मेरे लिए एक अलग घर का इंतजाम करे। हालांकि मुझे इस घर में भी कोई दुख नहीं था, न किसी काम की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्राइवेसी और आज़ादी के लिए बेचैन थी। मुझे लगता था अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने का हक सिर्फ तभी मिलेगा जब हम इस फौज भरे ख़ानदान से अलग हो जाएंगे। मैं राहुल को कहने लगी कि मुझे अलग घर लेकर दो, वरना मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। और राहुल तो हैरान रह गया था। वो मेरी हर बात मान लिया करता था। उसने सोचा ठीक है, मैं ऑफिस में बात करता हूँ, अगर वहाँ कुछ हो गया तो फिर किस्तों पर एक प्लॉट खरीद लूँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसको बना लेंगे। मगर इस तरह करने में तो काफ़ी समय गुजर जाता, इसलिए मैंने राहुल को सलाह दी कि वो अभी किस्तों पर प्लॉट तो ले ले, लेकिन इतने अरसे तक किराए के मकान का इंतजाम कर ले। हम 2 ही तो लोग हैं, हमारे लिए छोटा सा मकान भी काफ़ी होगा। हम किराए पर कोई अच्छा सा और छोटा सा मकान देखकर रह लेंगे। राहुल पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर मेरी जिद करने पर उसने अपनी माँ से बात की। पहले तो वो हैरान हुई, लेकिन एक गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। वो समझ गई थी कि राहुल को मैंने ही उकसाया है और वो घर में कोई कलेश नहीं चाहती थी। कहने लगी ठीक है, जैसी तुम्हारी बीवी चाहती है वैसे ही रहो। मुझे अपने बेटों को अपने साथ जोड़कर रखने का क्या फ़ायदा जब उनकी बीवियां ही खुश ना हों।
वैसे भी मेरे पास मेरे 3 बेटे हैं। तुम अगर अलग रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन घर के करीब ही कोई घर देख लेना। मेरी सास ने इजाज़त दे दी तो मैं खुश हो गई, मगर मैं नहीं चाहती थी कि घर के करीब ही कोई घर लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरी सास और जेठानियों का आना जाना लगा रहता। तो मैं घर से दूर एक बहुत ही अच्छे इलाके में अपने लिए किराए का मकान देखने लगी और मैं और राहुल वहाँ एक मकान देखकर शिफ्ट हो गए। ये मकान मेरी मम्मी के घर से थोड़ा करीब था। ये मकान छोटा था मगर मेरी ख्वाहिश के अनुसार था। अपने नए घर में आकर मैंने सुकून का सांस लिया। ये जगह मेरी आज़ादी का पहला कदम महसूस हुई। अब मैं अपनी मर्जी से घर के मामले चला सकती थी और मेरी ज़िंदगी में भी प्राइवेसी आ गई थी, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। राहुल ने भी मेरी खुशी देखकर सुकून का इजहार किया। उसका कहना था कि अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। अब हमारी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था और मैं इस बात पर अपने भगवान का धन्यवाद करती थी कि राहुल ने मेरी ख्वाहिश को अहमियत दी और हमारी नई ज़िंदगी के लिए सब कुछ मुमकिन बनाया। लेकिन तभी ज़िंदगी में खुशियों की जगह बदकिस्मती ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी और इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान है। न जाने किसकी नज़र लग गई थी। राहुल को बुखार हुआ तो वो 1 हफ्ता नौकरी पर ना जा सका और जब वो 1 हफ्ते बाद नौकरी पर गया तो थके और परेशान हाल घर लौटा। उसके चेहरे पर लिखी परेशानी साफ थी। क्या हुआ राहुल, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मैंने चिंता जताते हुए पूछा। मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है सौम्या। और ये सुनकर मैं तो सदमे में आ गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है राहुल? उन्होंने बगैर किसी नोटिस के या वार्निंग के आपको नौकरी से निकाल दिया? राहुल की आंखों में मायूसी झलक रही थी। ये प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही होती हैं, किसी को भी अचानक नौकरी से निकाल देती हैं। उनकी नौकरी जाने के बाद हमारी ज़िंदगी का सुकून जैसे घर से चला गया था। एक तरफ प्लॉट की किस्तें थीं और दूसरी तरफ किराए का घर और रोज़ की ज़रूरत के खर्च भी थे। और मेरी वैसे भी दिल खोलकर खर्च करने की आदत थी। जो चीज़ दिल चाहता खरीद लेती थी। मगर अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। राहुल अलग सर पकड़े बैठा रहता। अब ये सब कैसे पूरा होगा? मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। घर का किराया देना भी मुमकिन नहीं रहा था और प्लॉट की किस्तें भी रोकनी पड़ी थीं। राहुल ने नौकरी के लिए कोशिश की मगर उसे अभी तक नौकरी नहीं मिल रही थी। वो दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए खुद भी कोई नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा था। राहुल ने मेरी तरफ बेबस नज़रों से देखा। कहने लगा, सौम्या अब हमें घर वापस जाना होगा। राहुल की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं वापस जाना नहीं चाहती थी, ख़ास तौर पर इस हालत में जब मैं बड़े ही गर्व से उस घर से निकली थी। मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि किराए का इंतजाम कर दें। राहुल इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं किसी कीमत पर वापस जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं राहुल के मना करने के बावजूद भी मम्मी के घर मदद मांगने चली गई। वहाँ पहुँचकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने परेशानी से मम्मी से पूछा। मेरा हाथ पकड़कर मम्मी ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, सौम्या मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी भाभी मम्मी का बेहद ख्याल रख रही थी। उनका व्यवहार देखकर मुझे कुछ सुकून हो गया था। मम्मी की हालत देखकर मैं अपनी परेशानी का जिक्र किए बगैर वहाँ से वापस चली आई। अगले दिन ही मम्मी के मरने की खबर पर तो जैसे मैं सदमे में ही चली गई थी। मम्मी को इसीलिए हम बहन भाइयों के फ़र्ज निभाने की जल्दी पड़ी थी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। पापा के बाद वो भी ज़्यादा समय जी ना पाई और हम सबको छोड़कर चली गईं। मम्मी की मौत और राहुल की नौकरी जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में जैसे अंधेरा छा गया। हर तरफ गम और उदासी का साया था और मैं समझ नहीं पा रही थी हालात कैसे सुधारूं। हम राहुल की मम्मी के घर वापस शिफ्ट हो गए, मगर वहाँ भी हालात बेहतर न हो सके। सबको ये मालूम था कि अच्छे दिनों में मैंने किसी का साथ नहीं दिया था, इसलिए अब सब मुझसे दूरी बनाने लगे थे। खाना पीना रूटीन के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन मेरे लिए 2 वक्त का खाना काफ़ी नहीं था। मुझे तो ऐश वाली ज़िंदगी चाहिए थी जो मैं पहले गुजारती आई थी, मगर अब हालात अलग थे। राहुल भी नौकरी न होने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था और हमारा अक्सर झगड़ा हो जाया करता। मेरी जिद भी बढ़ती जा रही थी, मगर अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर पाता। ज़रूरत की चीज़ें भी मुश्किल से पूरी हो पा रही थीं और मैं चाहती थी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन जो ज़िंदगी मैंने ख्वाबों में देखी थी वो अब मुझे मिलकर भी छीन ली गई थी। फिर भी मुझे अकल नहीं आई थी। मुझे राहुल से अब उलझन होने लगी थी। मैं उसको कहती कि वो घर में पड़े रहने के बजाय बाहर जाकर काम ढूंढे तो वो गुस्सा हो जाता। काम कहाँ मिलता है सौम्या, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। उसने हर तरफ एप्लीकेशंस दे रखी थी,
मगर न जाने क्यों किसी ने भी अब तक उसको नौकरी के लिए नहीं बुलाया था। मेरे भाई कभी कभार मुझसे मिलने आते और मुझे पैसे दे जाते, जिन्हें मैं संभाल कर रख लेती। मैं अक्सर भाइयों के घर चली जाती और मेघा भाभी की ऐश वाली जिंदगी देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। मैं भी चाहती थी जिंदगी ऐसी ही गुजारूं, मगर अब ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल के साथ झगड़े अब बढ़ने लगे थे। मैं उसके गुस्से वाली बात को बर्दाश्त न करती और ईंट का जवाब पत्थर से देती। हमारे झगड़े की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी। एक दिन मेरी बुआ हमारा झगड़ा सुनकर चली आई और मुझे समझाने बैठ गई। तुम ही कुछ हिम्मत से काम लो सौमिया, ये क्या कर रही हो? भगवान ने चाहा तो राहुल को दोबारा नौकरी मिल जाएगी। मुझे अपनी बुआ की बात एक आंख न भाई। मैंने उनको करारा सा जवाब देकर चुप करवा दिया कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। न आप मम्मी पर जोर देती, न मैं ये शादी करके इस घर में आई होती, और न अपनी किस्मत पर यूं रो रही होती। किसी अच्छे घराने में मेरी शादी हो गई होती तो मैं ऐश करती। मेरी बात सुनकर वो हैरान होती हुई उठकर खड़ी हुई। ये सब तो किस्मत के खेल होते हैं, तुम्हारे नसीब का जो होगा तुम्हें मिल जाएगा, क्यों बेसब्री बनी हो? वो बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। मेरी सास हमारे मामले में पहले ही न बोलती थी। उनको मालूम था कि मैं किसी की सुनने वाली नहीं थी। वह बहुत ही जिद्दी और खुदसर थी, जो जी में ठान लेती करके ही रहती। रिश्तेदारों की बातें मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती थीं। वो वैसे तो मुझसे हमदर्दी करते, मगर बातों ही बातों में मुझे सुना देते कि मेरी जिंदगी ने कैसा पलटा खाया। मैंने फैसला किया कि मुझे अब राहुल के साथ नहीं रहना। उससे बेहतर जिंदगी तो मैं अपने भाई के दर पर गुजार लूंगी। एक दिन हमारा झगड़ा इतना बड़ा कि मैंने रिश्तेदारों की बातों में आकर उससे तलाक का कह दिया, और वो हैरत से दंग रह गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग रहकर खुश रह पाओगी? तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। इन दिनों वो पैसे भी थोड़ा डिप्रेशन का शिकार रहने लगा था, और दूसरा मैं भी उसे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसने उसी पल मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दिया। कहने लगा, ठीक है तो चली जाओ, अगले दिन तुम्हें तलाक के पेपर भी मिल जाएंगे। मुझे भी कोई गम नहीं था। मैंने फ़ौरन अपने भाइयों को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि राहुल ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे भाई फ़ौरन आकर मुझे ले गए। कुछ दिन बड़ी बेचैनी में गुजरे। राहुल ने एक पल में मुझे घर से निकाल दिया, ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। हालांकि मैंने ही ये डिमांड उससे की थी, मगर फिर भी यह एहसास मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था। एक बार तो मेरा दिल किया कि मैं फ़ोन करके राहुल से माफ़ी मांग लूं, लेकिन फिर मेरी जिद और अना आड़े आ गई और मैंने उसे फ़ोन करने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन मुझे तलाक के पेपर भी मिल गए थे। दिल में बड़ी बेचैनी उठी थी, आंखों में आंसू भी आए थे, लेकिन मैंने जल्दी ही उन्हें पोंछ लिया। मैं अब उस आदमी से अलग हो चुकी थी जिसने मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं लाई थी। मेरे भाइयों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। अब मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। मैं अपनी मर्जी से उठती, आराम से वक्त गुजारती और पूरा दिन बेफिक्री में गुजारती थी। उस घर में मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, मगर उनके बगैर ज़िंदगी को जीना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। भाइयों ने हमेशा मेरी हर बात का ख्याल रखा, खासकर छोटा भाई जो अभी कुंवारा था। छोटे भाई की शादी की फिक्र मुझे अब रहने लगी थी। मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में उसकी मंगनी तो कर दी थी, अब वो शादी भी करवानी थी। मैंने आगे बढ़कर छोटे भाई की ससुराल में जाकर बात की और शादी की तारीख तय कर ली। अब छोटे भाई की भी शादी हो गई थी, वो भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। मुझे पापा के घर आए काफ़ी समय गुजर चुका था। मुझे नहीं मालूम था कुछ सालों में हालात इतने बदल जाएंगे। अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं राहुल से तलाक लेने की गलती कभी ना करती। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हो चुका था कि मैं किस कदर बेवकूफ़ थी। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर ली। ऐसा महसूस होता जैसे मेरी ज़िंदगी यहाँ आकर रुक गई है। भाइयों के अपने काम थे, ख़ास तौर पर बच्चों की पैदाइश के बाद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए। मेरी ज़िंदगी अब एक अलग ही डगर पर चल पड़ी थी, लेकिन ये ज़िंदगी मुझे अंदर ही अंदर बेसुकून कर रही थी। घर में अब मेरी हैसियत बदल चुकी थी। अब मैं एक नाकारा वजूद से ज़्यादा कुछ भी न थी। सारा दिन घर के कामकाज में गुजारती और भाभीियों के बच्चों का ख्याल रखती। भाभीियों की नज़र में मैं बस उनके काम में मदद करवाने वाली थी। भाई भी बस यूं ही हालचाल पूछकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते। ऑफिस से आकर वो अपने कमरों में बंद हो जाते और मैं अकेली बाहर लॉन में या हॉल में बैठी रहती या फिर अपने कमरे में बोर होती रहती। धीरे धीरे भाई मेरी छोटी मोटी ज़रूरतों से भी बेखबर हो चुके थे। अब उनके खुद के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थीं, इसलिए अब मेरी ज़रूरत को पूरा करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वैसे भी भाभीियों को ये बात अब पसंद नहीं थी कि भाई मुझ पर खर्च करें। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की सारी हसरतें ही रह गई थीं। ख़ानदान में मेरा आना जाना भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि लोगों की तंजिया बातें मेरे दिल को चीर देती थीं।
और एक दिन पता चला कि मेरे छोटे भाई की नौकरी चली गई है। लेकिन मैं हैरान रह गई। मेरी छोटी भाभी ने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाई थी। वो बहुत ही सब्र और बर्दाश्त के साथ भाई की हिम्मत बढ़ाती थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने गहने निकाल कर भाई के हाथ में रख दिए कि आप इससे कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। भगवान की कृपा रही तो कारोबार में तरक्की होगी। मुझे अपने दिन याद आते थे कि मैं राहुल से कितना झगड़ती थी। बड़े भाई का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ तो उसे वहाँ रहने की दिक्कत आई। दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस घर को बेचकर उसी शहर में कोई फ्लैट ले लेते हैं, और यूं दोनों ने मिलकर मम्मी पापा के मकान को बेच दिया और एक दूसरे शहर में जाकर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया। छोटे भाई ने अपना कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे वो भी चलने लगा। मुझे अब ये एहसास होने लगा था कि मैं अपने भाई और भाभियों के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ। मैं इस बेरौनक जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़रूरतें पूरी न होने के कारण और अपनी बेबसी से तंग आकर मैंने नौकरी करने का फैसला किया। नौकरी करना मेरे लिए एक जीने की वजह बन सकता था। मैंने सोचा नौकरी करने के बाद मैं अपनी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें ही पूरी कर सकती हूँ और मेरा दिल भी कुछ बहल जाएगा। घर में रह रहकर तो मैं बीमार सी रहने लगी थी। इन्हीं सोचों से पीछा छुड़ाती मैंने एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने का सोचा। लेकिन जब भाई को बताया तो उन्होंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया और मुझे जल्दी ही एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मेरी अकेली का गुजारा हो जाता। वैसे भी अब मेरी सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी थीं। अब तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी करना मकसद था, जिससे मेरा वक्त अच्छा भी गुजर रहा था। नौकरी शुरू करने के बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला तो दिल भी कुछ बहलने लगा। कंपनी में और भी लड़कियों को काम करते देखकर मुझे हैरत होती। उनमें से कई शादीशुदा थीं, नौकरी करके घर के खर्चों में पति का हाथ बटा रही थीं और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं। मैं उनको देखकर सोचती कि अगर मैं भी इन्हीं की तरह सोच रखने वाली होती तो शायद आज हालात अलग होते। मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आता कि अगर पति की बेरोजगारी के वक्त मैं भी नौकरी कर लेती तो शायद हम अपनी मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते थे। लेकिन मैंने ऐसा ना किया और अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। अब उन लड़कियों को खुश देखकर पछतावे की आग में जलती रहती। एक दिन काम के दौरान मुझसे गलती हो गई। गलती से एक गलत फाइल बॉस को भिजवा दी। मैनेजर ने बताया कि मुझे बॉस के सामने जाना ही पड़ेगा। मैं डरी हुई थी कि कहीं बॉस नौकरी से न निकाल दे। मैनेजर से मैंने अपनी गलती मान ली थी और उनसे अपील भी की थी कि बॉस से एक बार मेरी सिफारिश कर दे, लेकिन वो मुझे उनके पास भेजने पर जिद्दी था। दिल में डर लिए मैं बॉस के कमरे में पहुंची। जैसे ही सामने बैठे इंसान को देखा, मैं हैरत के समंदर में डूब गई। वो तो मेरा पति राहुल था, जो अब इस बड़ी कंपनी का बॉस था। वो भी मुझे देखकर हैरत का शिकार था। मैं फौरन ही उसे पहचान गई थी। उसकी पर्सनालिटी पहले से ज़्यादा निखर गई थी, लेकिन उसने शायद मुझे पहचानने में कुछ पल लगाए थे, क्योंकि मैं पहले की तरह हसीन और नाजुक सी सौम्या नहीं रही थी। वक्त और हालात ने मुझे सख्त और उम्र से पहले बूढ़ा बना दिया था। चली आओ सौम्या, रुक क्यों गई? राहुल की आवाज़ में इतनी गहराई और दर्द था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन सरकती महसूस हुई। मैं मरे मरे कदमों से चलती हुई उसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और जबान जैसे गुंग हो गई थी। कैसी हो तुम? उसके धीमे लहजे में बही नरमी थी, जो कभी मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसके सामने बैठकर मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ये जानकर कि जिस इंसान को मैंने अतीत में ठुकरा दिया था, आज वही मेरे सामने मेरा बॉस बना बैठा है। राहुल ने अपनी नज़रें मेरे चेहरे पर जमाए रखीं। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी सौम्या? वो एक गहरी सांस लेकर बोला तो मैंने नज़र झुका ली और ज़मीन को घूरना शुरू कर दिया। क्या जवाब देती? क्या कहती कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? क्या बताती कि मेरी ज़िंदगी मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो गई है? मैंने जल्दबाजी में जो फैसला लिया था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि राहुल से अलग होने के बाद मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी, मगर ये वहम था जो टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ठीक गुजर रही है, मैंने रुंधे से आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन मेरी आवाज़ की नमी ने मेरा झूठ साफ जाहिर कर दिया। राहुल गहरी सांस लेकर कुर्सी की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। सौम्या, काश तुम मुझे यूँ छोड़ कर न जाती। मैंने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द था जो हमारी आखिरी मुलाकात में था। तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया सौम्या, और आज मेरे पास सब कुछ है, एक कामयाब जिंदगी, लेकिन तुम्हारी कमी आज भी महसूस होती है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। राहुल की आवाज़ दर्द से भर गई, मगर वो बोलता रहा। मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारी बुआ की शादी में ही देखा था
और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसीलिए कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं किया। जो तुमने कहा चुपचाप करता रहा, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। वो पल भर को खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आज भी याद है कि तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया था। तुमने तो मेरे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उन्हें और भी गहरा कर दिया। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था सौम्या। तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। मैं तुम्हें रोकने के लिए चीखा चिल्लाया, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं समझी। राहुल की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मुझे एहसास था कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसकी बेरोजगारी के दिनों में मैंने उसे सपोर्ट करने की बजाय उस पर गुस्सा निकाला, झगड़ा किया और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मुझे लगा वो मेरी जिंदगी में बोझ बन गया है, लेकिन हकीकत में वो मेरी ढाल था, मेरी ताकत था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी मोहब्बत थी। मुझे तो यही लगा कि बुआ की पसंद और मर्जी से ये शादी हुई थी। राहुल, मैंने हिचकिचाते हुए बोलने की कोशिश की, मगर शब्द जैसे गले में फंस गए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पहली बार अपनी गलती को दिल से स्वीकार किया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। वक्त जैसे थम गया। मैंने चाहा वो पल वापस आ जाए जहाँ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। काश वो वक्त वापस पलट आता और मैं राहुल को ताने देने और उससे झगड़ने की बजाय उसका साथ देती और खुद नौकरी की तलाश में निकल कर खड़ी होती और 2 वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर लेती। मगर राहुल को कभी ना कहती कि मुझे तलाक दे दो। मगर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। जो होना था वो हो गया था। वक्त गुजर गया था। वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता। सौम्या, मैंने तुम्हें हमेशा मोहब्बत दी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो आंखें रगड़कर बोला तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। मैं अपनी जगह से उठकर राहुल के कदमों में बैठ गई। मेरे अंदर का गुरूर, खुददारी, हर दीवार जो मैंने अपनी ईगो के लिए खड़ी की थी आज टूट चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी हिचकियों ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया था। राहुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। ये वो पल था जब मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो राहुल। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर न गई होती तो आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। हमारे भी बच्चे होते, एक सुकून भरा घर आंगन होता और हम वो सब हासिल कर लेते जो आज मैं सिर्फ दूसरों के पास देखकर हसरत करती हूँ। मेरे शब्द टूट कर निकल रहे थे और मैं राहुल की तरफ नज़रें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। राहुल, तुम्हें मालूम है, जब ऑफिस की लड़कियां शाम को खुशी खुशी अपने घरों को जाती हैं, अपने बच्चों के पास लौटती हैं, अपने पतियों के साथ सुकून से रातें गुजारती हैं, तो मैं बस उन्हें देखकर यही सोचती हूँ कि ये सब मेरा भी हो सकता था। मगर मेरी बेवकूफ़ी, मेरी जल्दबाजी ने ये सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ना एक घर, ना मोहब्बत, ना वो सुकून जो तुम्हारी बाहों में मुझे कभी मिलता था। मुझे घर जाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ कोई भी मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा। पछतावा मुझे पल पल जला रहा है। काश मैं उस दिन तुम्हारे कदमों में बैठकर रो लेती जब मैंने तुमसे तलाक मांगी थी। काश मैं अपनी गलती को तब समझ लेती जब वक्त था। राहुल खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मेरे अंदर के दर्द को महसूस कर रहा हो। मगर फिर भी वो खामोश खड़ा था और यही खामोशी मेरे लिए तकलीफ़ का कारण बन रही थी। राहुल, मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे लगता था मैं खुश रहूँगी, मगर मैं गलत थी, बहुत गलत। मेरी बेसब्री ने मुझे तबाह कर दिया। मैं राहुल के कदमों में बैठकर अपने आंसू बहाए जा रही थी। मेरे दिल के हर कोने में मौजूद पछतावे एक एक करके बाहर निकल रहे थे, जबकि राहुल खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा मेरी बातों को समझने में मदद देती थी। मैं उसकी तरफ विनती भरी नज़रों से देख रही थी कि वो कुछ बोले और कहे कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है सौम्या, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और मेरी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। मैं राहुल के कदमों से उठकर खड़ी हुई। मुझे पता था कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ऑफिस से बाहर निकलना चाहती थी कि तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मुझे जोर का चक्कर आया। मैं नीचे ज़मीन पर गिरती इससे पहले ही राहुल ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में संभाल लिया था। मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। राहुल मेरे सामने बैठा था और उसे अपने सामने बैठा देखकर मैं एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। राहुल ने मेरे हाथ थाम लिए, कहने लगा, सौम्या, तो मुझसे माफ़ी मांगते मांगते बेहोश हो गई थी।
मेरा जवाब तो तुमने सुना ही नहीं था कि मैंने तुम्हें माफ़ किया या नहीं। मैं उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। राहुल से तलाक लिए मुझे पूरे 5 साल हो चुके थे। यकीनन उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ चुकी होगी। राहुल से तलाक लेने के बाद मैंने कभी उससे बात करने या कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की थी। राहुल से दूर होने के बाद बुआ ने भी हमारे घर आना जाना और बात करना छोड़ दिया था, इसलिए राहुल के बारे में कुछ पता नहीं लगा था। राहुल की ज़िंदगी में वापस जाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन बस अगर माफ़ी मिल जाती तो शायद इस बेसुकून दिल को सुकून मिल जाता। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। राहुल ने अपनी उंगलियों के पोरों से मेरे आंसू साफ कर दिए। सौम्या, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि गलती तो मेरी भी थी। तुमने मुझे से तलाक के लिए कहा और मैंने तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दिया। मुझे वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, तुम्हें समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की और तुम्हें घर से निकाल दिया और अगले ही दिन तलाक के पेपर भी भेज दिए। न तुम्हें मनाने की कोशिश की, न तुम्हें समझाने की कोशिश की, बस जल्दबाजी में तुम्हें तलाक के पेपर भेज दिए। और मुझे याद आया कि वो तलाक के पेपर तो अभी भी मेरे ही पास रखे थे, न मैंने साइन किए थे और ना ही कोई आगे की कार्रवाई शुरू हुई थी। राहुल आगे कहने लगा, सौम्या, तुम अब भी मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार किया है, हर पल तुम्हारा इंतज़ार किया। मुझे पता था तुम लौटकर एक बार मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आओगी। मेरी वीरान ज़िंदगी में लौट आओ सौम्या, और मेरी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल बना दो, क्योंकि तुम्हारा राहुल तुम्हारे बिना अधूरा है। कहते कहते राहुल भी रो पड़ा था और मुझे तो भगवान की दी हुई इस अचानक से मिली हुई खुशी पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या भगवान मुझे इतनी खुशियाँ दे सकता है? मैंने रोते रोते हाँ में सर हिला दिया था और उसी दिन राहुल मुझे अपने साथ ले गया था। जो प्लॉट हमने ख़रीदा था उसे राहुल ने बनवा लिया था। इतना खूबसूरत घर देखकर मैं तो दंग रह गई थी। जो कभी मेरे सपनों का घर हुआ करता था, आज मुझे हकीकत में मिल गया था, जिसमें राहुल जैसे प्यार करने वाले पति की चाहतें थीं। मुझे अब किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रही थी, बस राहुल की बाहों में ही सुकून मिलता था। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कोई ताना नहीं दिया था और मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। मैंने अपने सास ससुर को अपने पास बुला लिया और मैं उनकी दिल लगाकर सेवा करने लगी। पहले जो मेरी भाभियाँ मुझसे बात तक नहीं करती थीं, अब मेरे आगे पीछे घूमती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से बस एक सबक सीखा कि पति के हालात चाहे जैसे भी हों, पूरी श्रद्धा और पूरी वफादारी के साथ पति के साथ खड़े रहें। उसके हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दें, क्योंकि सच्चे जीवन साथी के प्यार से ज़्यादा अनमोल इस दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।